एनवायरमेंटल साइंस यूनिट 6 ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसी पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे विश्व पर्यावरण संधियां। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन में कमी आने के क्या क्या कारण हैं और अम्लीय वर्षा क्या होती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड प्रोग्राम, जिसमें पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट, UNFCCC, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रमसार कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, UNEP, साइटेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स मिशन। तो ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो बहुत पहले पर्यावरण सम्मेलन होते आए हैं। पूरे विश्व का सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। इसमें पहली बार अंतरराष्ट्रीय नेता आपस में मिले और उन सभी नेताओं ने पर्यावरण के बारे में गहन सोच रखी। तो 1972 का वो टाइम पीरियड है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर थोड़ी सीरियसनेस दिखाई दी और सभी लोग और सभी विश्व के नेता चाहते थे कि आगे भी पर्यावरण पर निरंतर काम होता रहे। इसके बाद आता है ब्रंडनलैंड कमीशन 1983 में। तो ब्रंडनलैंड कमीशन इसलिए बनाया गया ताकि जो हम आर्थिक उन्नति पर अभी तक विकास करते आए थे, उसके अलावा कोई नया ढांचा विकास का तैयार हो पाए। तो 1983 तक ये पता चल चुका था कि जो विकास की गति है वो आर्थिक उन्नति पर अगर हम रख दें तो उसके साथ पर्यावरण पर बहुत हानि पहुंचती है। तो अब हमें चाहिए था कि कुछ एक ऐसा ऑल्टरनेटिव या कुछ ऐसा अन्य विकल्प हमारे पास हो जिसके थ्रू या जिसके द्वारा हम सतत विकास या कुछ अच्छा विकास कर पाए। तो ब्रंडनलैंड रिपोर्ट आई 1987 में। तो इस कमीशन की जो हेड थी वो महिला नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ब्रंडनलैंड थी और इस रिपोर्ट को 1987 में पब्लिश किया गया। इस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। सो ब्रंडनलैंड रिपोर्ट की जो बात थी वो ये खास बात थी कि पहली बार सभी ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया कि अब विकास आर्थिक उन्नति पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें पर्यावरण भी शामिल होना चाहिए। तो सतत विकास, जिसे आज हम सब लोग जानते हैं, उसकी रूपरेखा ब्रंडनलैंड कमीशन में ही तैयार हुई थी। तो सतत विकास यानी कि ऐसा विकास जिसमें हमें आज की जरूरतों को भी पूरा करना है और तथा आने वाली जो पीढ़ी है उसकी संसाधनों में कोई कमी ना आए, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो ब्रंडनलैंड कमीशन में सतत विकास शब्द की और परिभाषा की बात हुई। इसके बाद आया रियो कॉन्फ्रेंस। रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में और इस कॉन्फ्रेंस में पूरा जो सतत विकास का ढांचा है वो तैयार हुआ था। तो रियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दो बॉडीज बनी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये संस्था जो बॉडी थी ये बिल्कुल क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से ही जुड़ी थी, इसलिए इसने अपनी दो प्रोटोकॉल सबके सामने रखे। तो UNFCCC से जो जुड़े देश हैं उन्होंने एकजुट होकर निर्णय लिया कि जलवायु परिवर्तन हमें रोकना पड़ेगा और रोकने के लिए कुछ संधि बनानी पड़ेगी। तो सर्वप्रथम क्योटो संधि और उसके बाद पेरिस संधि 2015 में बनाई गई। रियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ही देखा गया कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है यानी कि जो जैव विविधता है उन्हें भी बचाने का हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमें पर्यावरण का खास ख्याल रखना पड़ेगा। यही सतत विकास है और इसकी जो मेन रूपरेखा है वो रियो कॉन्फ्रेंस में तैयार हुई। तो सर्वप्रथम देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन देश में हुआ और इसको हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें 113 डेलीगेट्स आए और हमारे देश से इंदिरा गांधी ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में एकदम ये डिस्कस किया गया कि पर्यावरण को हमें बचाना है
और इसके एकदम बाद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना करी गई। तो पर्यावरण की दृष्टि से ये एक पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था। ब्रंडन लैंड कमीशन 1983 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं ब्रंडन लैंड कमीशन, उसको बनाया गया। इस कमीशन की चेयरपर्सन थी नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था ब्रंडन लैंड, और इसीलिए इस कमीशन को भी ब्रंडन लैंड कमीशन बोला गया। तो ब्रंडन लैंड कमीशन की जो रिपोर्ट छपी थी वो थी 1987 में, और इस रिपोर्ट को हम आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। इस कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया गया। तो सतत विकास वो विकास है जिसमें आज की जरूरतों को पूरा करते हुए हमें प्राकृतिक संसाधन अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी बचाकर रखने हैं। इसके बाद रियो कॉन्फ्रेंस हुआ 1992 में। तो जो सतत विकास को परिभाषित किया गया था उसकी रूपरेखा और पूरा ढांचा रियो कॉन्फ्रेंस में बनाया गया। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, इसी को हम रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, और इस सम्मेलन को हम स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ के रूप में भी मनाते हैं। तो इस कारणवश इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो इस पृथ्वी सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि वैश्विक तापन, सतत विकास, उष्णकटिबंधीय वनों को संरक्षित करना इत्यादि। तो ये जो सम्मेलन है, इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 लिखा गया, जिसमें पूरे सिद्धांत थे और ऐसे सिद्धांत थे जो 21st सेंचुरी में लागू करके हम सतत विकास की ओर बढ़ पाएंगे। एजेंडा 21 के अलावा वन सिद्धांत और सही विकास की बात भी इसी सम्मेलन में करी गई। तो रियो की एक घोषणा पत्र या घोषणा तैयार किया गया, और रियो घोषणा में ये कहा गया कि सभी राष्ट्रों को अपनी सीमाओं के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार है, अगर उनके कार्य का प्रभाव अन्य देशों के पर्यावरण पर नहीं पड़ता। तो एजेंडा 21 ने यह भी माना कि सभी जितने भी विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, और जो विकासशील देश हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, इन दोनों को ही पर्यावरण रोकने में या पर्यावरण का नुकसान पहुंचने में अपनी जो योगदान है उसको देना होगा, हमें पर्यावरण को बचाना होगा। तो रियो अर्थ समिट में 2 अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधियां बनाई गई। इनमें से एक संधि है जैव विविधता से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता पर कन्वेंशन या CBD, और दूसरा है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए UNFCCC, जिसको हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के नाम से। तो अब देखते हैं UNFCCC यानी कि जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन को बनाया था रियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यानी कि 1992 में, और इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है वायुमंडल में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा, उन सभी के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। तो इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में सभी ने माना कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है विश्व के सामने, और इसको रोकने के लिए सभी देशों को मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना पड़ेगा। तो 1992 में ये पृथ्वी सम्मेलन के दौरान साइन किया गया और UNFCCC बनाया गया। तो वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC अपनी बैठक आयोजित करता है। इन वार्षिक बैठकों को हम कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही क्योटो प्रोटोकॉल संधि को बनाया गया। तो ये विश्व की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण संधि थी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। तो इस संधि में साफ था कि वायुमंडल में जो मौजूद हरित गृह गैसें हैं उन्हें कम करने की आवश्यकता है। तो अब यह भी देखा गया कि जो जितनी भी हरित गृह गैस हैं
वो ज्यादातर विकसित देशों के द्वारा निकली थी, क्योंकि विकसित देशों ने ही अपनी सीमाओं पर कारखाने बहुत समय से खोले हुए थे। तो इस संधि में एक पॉइंट ऐड किया गया जिसको हम बोलते हैं साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारी, यानी कि जलवायु परिवर्तन कम करने की सभी की जिम्मेदारी है, परंतु ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है। तो 1997 में इस क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकृति मिली और 2008 से 2012 तक इसकी पहली अवधि समाप्त हुई। इस संधि में टिकाऊ विकास की भी बात करी गई और कार्बन उत्सर्जन की दर को सीमित करने की भी बात करी गई। इसके बाद दूसरा जो कन्वेंशन रियो कॉन्फ्रेंस में साइन हुआ था उसे हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता पर कन्वेंशन। तो जो जैव विविधता का कन्वेंशन है उसमें सबसे पहले जैव विविधता के संरक्षण की बात करी गई है। 180 से भी अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और यह जो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इसमें जैव विविधता यानी कि प्लांट एनिमल को संरक्षित करने के लिए कुछ कदम उठाने की बात है, जैसे कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि बनाना। इसके अलावा दूसरा जो लक्ष्य था और अभी भी है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन का, वो है जैव विविधता के घटकों को स्थायी उपयोग, यानी कि अगर हम जैव विविधता जीव जंतुओं का किसी प्रकार उपयोग कर रहे हैं अपने उत्पाद या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो हमें देखना होगा कि वो जो प्लांट है या एनिमल है वो बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए। इसके अलावा इसमें जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण भी है। मतलब अगर कभी जैविक संसाधनों को हम उपयोग कर रहे हैं और उनका जो हमें पता चला है वो किसी कम्युनिटी या ट्राइबल ग्रुप से पता चला है, तो हमें उनके साथ भी कुछ लाभ साझा करना होगा। अब ये जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इसको 1992 रियो के दौरान ही बनाया गया था। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। वर्ष 2010 को पूरे ही विश्व में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए है, वैसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत में आ रही कमी को ठीक करने के लिए है। तो ये ओजोन क्षरण हो रहा है, ओजोन में लगातार कमी आ रही है, इसका तो पता 1974 में चल गया था और 1987 में लागू किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसके माध्यम से उन पदार्थों के उत्पादन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है जो ओजोन परत को खराब करते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम उपयोग करेंगे, कम खपत करेंगे, तो इससे ओजोन के ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यही इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में था। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में विश्व के सभी देशों ने ये माना कि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाकर कुछ और यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नाम के पदार्थों को यूज करना होगा। परंतु धीरे धीरे ये पता चला कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नाम के पदार्थ हैं, इनसे कोई ओजोन में तो प्रॉब्लम नहीं होता, परंतु ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, इनसे जलवायु परिवर्तन होता है। तो अब 2010 के बाद इस प्रोटोकॉल के एजेंडा में यह भी ध्यान रखा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी कम किया जाए। तो 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट किया गया जिसको हम बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट, और इसके अनुसार विश्व में जितने भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज हो रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिप्लेसमेंट में, उनको भी हम धीरे धीरे कम करेंगे, ताकि ना तो ओजोन डिप्लीशन हो और ना ही जलवायु जैसे संकट हमारे विश्व पर छाएं। रमसार कन्वेंशन, जो रमसार समझौता है, वो
रमसार ईरान के शहर में हुआ था 1971 में। तो इस समझौते में देश भर के वेटलैंड्स को बचाने की बात करी गई थी। वेटलैंड्स वो जगह होते हैं जहां पर पानी की वजह से अनेक जीव जंतुओं को रहने का आवास मिलता है। तो पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से रमसार कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेटलैंड्स को बचाने की बात हुई है। तो इस सम्मेलन में विलुप्त हो रहे वेटलैंड प्राकृतिक आवासों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले देश वेटलैंड को पहुंची हानि व उनके स्तर में आई गिरावट को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। रमसार सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में जैव विविधता व मानवीय प्रभाव की निगरानी करना, वेटलैंड के संरक्षण के लिए कानून बनाना, आर्थिक तंत्र का विस्तार इत्यादि जैसी सिफारिशें शामिल हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रमसार समझौता एक ऐसा समझौता है जो जितने भी विश्व के वेटलैंड्स हैं उनको प्राथमिकता देता है और उनको बचाने की बात इसमें करी गई है। तो ये जो वेटलैंड्स हैं इनको बचाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर भी पानी होता है जैसे कि मार्शी एरियाज या कोस्टल एरियाज, कोई नदी कोई झील, वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस जल के द्वारा अनेक जीव जंतुओं को आवास मिलता है। तो रमसार कन्वेंशन विश्व का एक बहुत ही अच्छा समझौता है। कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन्स, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक हथियार सम्मेलन। हमें सबको पता है कि जितने ज्यादा हथियार होंगे उतना ही पृथ्वी का पर्यावरण खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वर्ष 1997 में रासायनिक हथियार सम्मेलन लागू किया गया और इसके अंतर्गत हथियारों को नियंत्रण करने के लिए बात रखी गई। तो यह बड़े पैमाने पर उपयोग, विकास, उत्पाद, हथियारों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। मतलब कुल मिलाकर इससे जुड़े जितने भी राज्य हैं उन सबका ये दायित्व है कि वो अपने राज्यों में हथियारों को कम करें। तो जनवरी 2018 तक दुनिया के घोषित रासायनिक हथियारों को 96% से भी अधिक नष्ट किया जा चुका है। इजराइल सहित केवल 4 देशों में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तो इस कन्वेंशन के अनुसार एक बॉडी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस केमिकल वेपन ट्रीटी को लागू किया जाता है और इस ट्रीटी में काफी सारे स्टेट्स होते हैं या कंट्रीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेट पार्टीज। वो खुलकर अपना पूरा डिक्लेरेशन देते हैं कि उनके एरिया में या उनके देश में कितने हथियार हैं, किस किस रासायनिक पदार्थ से वो हथियार बनाए जा रहे हैं। और फिर जितने भी राज्य इस ट्रीटी से जुड़े हैं वो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज इंस्पेक्शन, यानी कि उनके स्टेट में कभी भी देखा जा सकता है कि उनके पास कितने हथियार हैं। तो द यूनिक फीचर ऑफ दिस कन्वेंशन इज चैलेंज इंस्पेक्शन, यानी कि हमें पता चल सकता है कि कौन सा देश कितना हथियार अपने अंदर अपने सीमाओं में रखे हुए हैं। तो कभी भी कहीं भी इन पर इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर रासायनिक हथियार सम्मेलन एक ऐसी संधि है जिससे विश्व के काफी सारे देश जुड़े हुए हैं और निरंतर अपने सीमाओं पर हथियारों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसको हम बोलते हैं साइटेस। इस साइटेस में मेन उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो कि पशु पक्षियों पर आधारित है उस व्यापार को रोकना। बिकॉज ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा जंगली जीव जंतुओं पर या पौधों पर तो उनका अस्तित्व खतरे में आ सकता है और यह भी हो सकता है कि वो प्रजाति विलुप्त हो जाए। तो इस गैर कानूनी जो व्यापार है इसको रोकने की बात साइटेस यानी कि वन्य जीव व वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन में करी गई। तो इसमें काफी सारी लिस्ट बनाई गई। लिस्ट में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त प्राय हैं
और इन पर बहुत ज्यादा खतरा है। अगर इनका व्यापार होगा तो ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। दूसरी ऐसी भी प्रजातियां हैं जो व्यापार के सख्त तरीके से लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकती हैं। और तीसरी वो प्रजातियां जिनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दूसरे पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साइटेस कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है जिसपे जीव जंतुओं के हो रहे व्यापार को रोकने की बात है। तो साइटेस कन्वेंशन 1975 में लागू कर दिया गया था और इस कन्वेंशन में कई सारे पार्टीज हैं या कंट्रीज हैं। तो जितने भी कंट्रीज इस साइटेस से जुड़ी हुई हैं उन्हें अपने देशों में नेशनल लॉ बनाना पड़ेगा ताकि उस देश में किसी भी प्रकार का जो व्यापार है जीव जंतुओं को लेकर वो कम हो पाए। तो हमारे देश में भी साइटेस के प्रोविजन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण कानून में लिखे गए हैं। इसके बाद अब हमें पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसी के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई थी। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों को विकसित करने, पर्यावरण विज्ञान और सूचना को बढ़ावा देने तथा नीतियों के संयोजन के लिए बहुत ही अच्छा इसमें तरीका तैयार किया गया है। हर साल हम 5 जून जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 जून को, तब से लेकर आज तक हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु पहली बार इसकी पहल यूएनईपी ने ही करी थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में ही करी गई थी। और इस यूएनईपी का मुख्यालय केन्या यानी कि नैरोबी में स्थित है और इसमें कई सारे काम किए जाते हैं, जैसे हानिकारक रसायन पदार्थों को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे समस्याओं को देखना। 1988 में ये जलवायु परिवर्तन पर भी काम कर रहा है और इसके अंतर्गत अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की स्थापना करी गई थी। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम बोलते हैं अंतर सरकारी पैनल, भी यूएनईपी के अंतर्गत ही बनाया गया है और ये अभी भी जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए बहुत ही सक्रिय है। तो यूएनईपी के पर्यावरण में बहुत सारे काम हैं। इन कामों को हम छह एरियाज में बांट सकते हैं। तो पहला काम जो यूएनईपी का है वो है क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ, यानी कि यूएनईपी संस्थान हमेशा से जलवायु परिवर्तन के लिए भी काम कर रही है। तो ऐसी लीडरशिप यूएनईपी प्रोवाइड कर रही है जिससे जो जलवायु परिवर्तन है वो कम हो पाए। दूसरा, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जिस भी देश में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, क्राइसिस हो या वॉर लाइक सिचुएशन हो, वहां पर यूएनईपी जाकर पर्यावरण के महत्व को भी जानने की कोशिश करती है और यह भी आंकलन किया जाता है कि उस क्राइसिस से या वॉर से या डिजास्टर से पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा है। फिर तीसरा यूएनईपी का काम है इकोसिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर। तो पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही जरूरी होता है और इसी को बचाने के लिए यूएनईपी काम कर रहा है। यूएनईपी ने कई एक्शन प्लान्स भी बनाए हैं, जैसे ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट। चौथा जो क्षेत्र है जिसपे यूएनईपी बहुत सक्रिय काम कर रहा है वो है एनवायरमेंटल गवर्नेंस, यानी कि यूएनईपी सही तरीके, सही पॉलिसीज, कानून के बारे में सरकारों को अवगत कराता है। चौथा है हार्मफुल सब्सटेंस। तो जो खतरनाक पदार्थ होते हैं उनको कैसे डील किया जाए, कैसे कम किया जाए, इसकी रूपरेखा भी यूएनईपी में ही तैयार की जाती है। तो यूएनईपी ने कई सारे खतरनाक पदार्थों पर एग्रीमेंट्स भी करे हैं, जैसे कि ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन मर्क्यूरी। फिर यूएनईपी का काम एक ये भी है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं या रिसोर्सेज हैं उनको ठीक से उपयोग करना। तो ये हमेशा जागरूक करते रहे ग्लोबल लेवल पे कि हम जो अपने रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको
बिल्कुल वेस्ट ना होने दें और बिल्कुल ठीक प्रकार से उपयोग करें। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भारत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और ये एक्शन प्लान बनकर तैयार हो गया था 30 जून 2008 में। तो सरकार के द्वारा इस एक्शन प्लान में क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को रोकने का काम किया जाता है। अब इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इस नेशनल एक्शन प्लान में 8 मिशन तैयार करे गए हैं, जिनमें से पहला मिशन है नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन का पूरा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, उसे बढ़ावा मिले। तो सौर ऊर्जा सबसे सेफ ऊर्जा है एक तरीके से, और इसलिए ये क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में इसको इंक्लूड किया गया है। तो टारगेट है कि हम आने वाले समय में अपने सोलर थर्मल प्लांट्स को बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फोटोवोल्टिक्स का प्रोडक्शन करेंगे। फोटोवोल्टिक सेल्स वो होते हैं जो सोलर ऊर्जा को बहुत अधिक सोख लेते हैं। तो 1000 मेगावाट पर ईयर हम फोटोवोल्टिक से बिजली बनाएंगे। फिर सोलर थर्मल पावर प्लांट्स भी लगाने की बात हो रही है। सौर ऊर्जा से जुड़े रिसर्च सेंटर, कोलैबोरेशन, फंडिंग आदि पर भी इसमें जोर दिया गया है। दूसरा जो मिशन है क्लाइमेट एक्शन प्लान का, वो है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अंतर्गत बात ये रखी गई है कि हर कारखाना ठीक से और सही उपयोग करके एनर्जी को कम कंज्यूम करे या कम खपत ले। दूसरा, अगर कोई एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है, जैसे कोई उपकरण है जो बहुत ही ऊर्जा कम जिसमें यूज होती है, तो ऐसे ऊर्जा वाले यंत्रों को या ऐसे यंत्रों को हमें बहुत सस्ते दामों में पहुंचाना पड़ेगा, यानी कि उन पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें खरीदेंगे। तीसरी बात ये कि एनर्जी का कोई वेस्टेज ना हो, इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को डेवलप किया जा रहा है ताकि हम ऊर्जा कंजम्पशन के बारे में ठीक से जान पाएं। तीसरा मिशन है नेशनल एक्शन प्लान का नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। तो जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर भी सस्टेनेबल हैबिटेट हो, यानी कि सतत विकास हो। इसके लिए जरूरी है कि हमारे बिल्डिंग्स में एक एनर्जी कंजर्वेशन कोड हो, जिससे हमें पता चल जाए कि हम ठीक प्रकार बिजली उपयोग कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। फिर हमें देखना है कि जो ऑटोमोबाइल फ्यूल इकोनॉमी है या जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं, वो भी ठीक से फ्यूल का कंजम्पशन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमें बात रखनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं और इसी मिशन में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो चौथा मिशन है नेशनल वाटर मिशन। हमें पता है कि आने वाले सालों में वाटर स्कार्सिटी होगी, पानी की कमी होगी, तो हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। तो इसके अंतर्गत ये प्लान है कि हम 20% पानी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। तो हमें पानी की बचत पर यहाँ पर जोर देना है, तभी हम क्लाइमेट चेंज में आगे जाकर कुछ कर पाएंगे। फिर फिफ्थ मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो हमें पता है कि जो हिमालयाज हैं वो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज होते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे जो हिमालयाज हैं उनकी ग्लेशियर्स पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है ग्लेशियर्स में से। तो हमें सतर्क रहना होगा, हमें देखना होगा कि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट कवर है, वो सही प्रकार रहे। चौथा मिशन है ग्रीन मिशन। ग्रीन मिशन के अंतर्गत हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने की बात कर रहे हैं। तो इस स्कीम में है कि हम पेड़ उगा के अपना जंगल हरा भरा करेंगे और 6 मिलियन हेक्टेयर को हम फिर से हरा भरा कर पाएंगे। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें ये बात रखी गई है कि हम ऐसे क्रॉप्स बनाने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल हार्श कंडीशंस, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हो रही है हार्श कंडीशंस, उनको भी झेल पाए। साथ ही साथ फार्मर्स के लिए कुछ इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए ताकि अगर उनकी फसल नष्ट हो जाए बाई चांस क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा मिले। और सही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमें इसमें इंक्लूड करनी होंगी, जिससे कि सतत विकास और सतत कृषि साथ में चलते रहें। आठवां मिशन है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसके अंतर्गत क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के लिए सही
नॉलेज की बात रखी गई है। तो हमें नॉलेज के लिए क्लाइमेट फंडिंग चाहिए, रिसर्च फंड्स तैयार करने होंगे, कुछ कुछ मॉडलिंग मेथड्स तैयार करने होंगे और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करनी होंगी। तो ये सारे 8 मिशंस जितने भी हैं, ये है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का भाग। तो इसके साथ हमने सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का खत्म किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, यानी कि भारत के पर्यावरण कानून। थैंक यू।